फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में दोस्तों आप सबकी भारी डिमांड पर आज हम लोग देखने वाले हैं आपका ब्रांड न्यू टॉपिक जो है क्या, समास यानी कि संधि व्याकरण में जो आपका मतलब जो संस्कृत व्याकरण है वहां से आपके 3 नंबर आज मैं फिक्स करने वाला हूं सीजी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको इतना तो बोल सकता हूं भाई कि आपके जो बुक है सीजी बोर्ड का उससे तो हर एक क्वेश्चन आपके बनेंगे, यानी एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे पक्का ही पक्का बनेगा। लेकिन वो तभी बन पाएगा दोस्तों जब मैं यहाँ पे आपको जो चीज़ बता रहा हूँ, जो ट्रिक्स यहाँ पे आपको बताऊंगा, उन ट्रिक्स को आप अप्लाई करोगे अपने खुद से। यानी कि आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद से बुक को खोलना और बुक को खोल के एक हाथ या फिर एक कॉपी उधर रखना और उसको बना कर देखना, और जो चीज़ आपसे ना बने आप उसे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलो भाई बिना बकवास के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखो यहाँ पर जो हमें पता है, मैं आपको समास में आप पहले से ही बता चुका हूँ कि मैं संस्कृत में आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा भाई। यानी कि जो चीज़ें आपके जरा, आपको मैं कौन सा पंडित बनाने के लिए यहाँ बैठा हूँ है ना, आपको कौन सा पुराण पढ़ने हैं, आपको तो बस नंबर गेन करने ना, तो मैं नंबर आपको यहाँ पे दिला दूंगा भाई मैं। लेकिन ये एकदम डिटेल से नहीं बताऊंगा समास कौन चीज़ होता है, ये उसका बायोडाटा नहीं, चुपचाप सिर्फ ट्रिक और क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, समास। समास का बेसिक मतलब यही होता है, मतलब जो यहाँ पे दो सेंटेंसेस में किसी चीज़ को तोड़े। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई, ये तो खैर ट्रिक्स है, यहाँ पे यथा कामम लिखे हुए तो इसका कुछ मतलब है, और इसी मतलब को हमें कुछ इसी मतलब का थोड़ा बड़ा वर्जन लिखना है। यानी कि ये थोड़ा है ना, बोल सकते हैं ये ऐसे मैनर में लिखा है जो हर किसी को समझ में ना आए, लेकिन उसे हमको ऐसे मैनर में तोड़ना है कि वो हर किसी को समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे यथा कामम, इसका थोड़ा अलग हो गया, लेकिन कामम अंतरिक्रम जो मतलब कामम अंतिक्रम्य जो है, ये जो संस्कृत पढ़ते हैं उन लोग को एक बार में समझ आ जाता है। ठीक है, तो यही रीजन होता है क्या, समास को करने का। अब देखो समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास जो है 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है द्वंद्व समास, चौथा होता है द्विगु समास, पांचवा होता है कर्मधारय, और छठवा होता है क्या, बहुब्रीहि होता है। उसमें से पहला जो है आपका अव्यय भाव है। देखो अब इसका पहले तोड़ते हैं क्या होता है अव्यय भाव। यानी कि अव्यय का मतलब क्या है, जिसका अर्थ ना निकले, मतलब ऐसा भी समझ सकते हो जिसका अर्थ दोनों में सेम हो, दोनों तीनों लिंगों में सेम हो, यानी नपुंसक लिंग और जो पुल्लिंग होता है और स्त्रीलिंग, ये तीनों लिंगों में जो समान होता है उसको क्या बोलते हैं, अव्यय। यानी कि आपको ये जो है ना अव्यय तो आपको थोक में मिलेगा। कैसे, देखो आप किसी भी यहाँ पर एग्जाम्पल को देखो, सबके सामने आपको कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड दिखेंगे, जैसे यथा, हाँ यथा, अनु, अनु, हाँ मतलब अनु, ये जो है जैसे उपसर्ग मैंने आपको याद करवा देता हूँ। देखो उपसर्ग होते हैं प्र पर परि प्रति अधि अपि अति अपि दुर्दुस निर्निस वि सम आनि उपप। इनमें से कोई भी आपको यहाँ पे दिखा मतलब वो क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। आप इसे राइम की तरह याद कर सकते हैं। चलो एक बार मेरे साथ बोलो, प्र परा परि प्रति अधि अपि अति अपि दुर्दुस निर्निस वि सम आनि उपप। या इसे आप स्लो कर आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और एक बार 10-15 बार बोलोगे आपको याद हो जाएगा। तो उनमें से कोई भी अगर इसके सामने दिखा मतलब वो क्या, अव्यय है। अव्यय और उपसर्ग में ज़्यादा का अंतर नहीं होता, तो आप समझो दोनों सेम ही है। ठीक है, तो अव्यय यही होते हैं। अब यहाँ पर हमको पहचानना है कैसे सर जी, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में आएगा यथा कामम, अब यथा कामम का समास कर दीजिए। आपको ये तो पता चल गया कि आपको ये क्या है, अव्ययी भाव समास, लेकिन उसको तोड़ोगे कैसे, हमको तो ज़्यादा संस्कृत नहीं आता, हमको तो ढंग से हिंदी नहीं आता, संस्कृत का घुइयाँ उखाड़ेंगे। तो देखो जैसे देखो, हाँ आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, जैसे अगर मान लो आपको ये तोड़ने नहीं आ रहा है लेकिन आपको ये पता है कि ये अव्ययी भाव है, तो आप वहाँ पे अव्ययी भाव लिख क्या ना, क्योंकि जो तोड़ समास विग्रह होते हैं ना, मैंने बताया था संधि में विच्छेद होता है 2 अलग अलग, लेकिन इसमें विग्रह होता है। ठीक है, तो इसमें ना जो आप जो समास का नाम है उसका आधा नंबर होता है और जो तोड़ोगे उसका आधा नंबर होता है। मतलब तोड़ने वाला भाड़ में जाए, हमको अगर नाम याद है तो लिख के आना, आधा नंबर में जाएगा। ठीक है, तो देखो पहचानेंगे कैसे, तो पहचानने के लिए यहाँ पर कुछ ट्रिक्स लिखे हैं आपको, इसके साइड में आपको याद करें। जैसे जहाँ पर भी आपका यथा आया तो यथा में हमेशा उसके पीछे क्या लगा देना है, जो भी लिखा होगा उसको सामने लिख देना, उसके पीछे क्या लगा देना है, अंतिक्रम में। जैसे एग्जांपल यथा कामम क्वेश्चन आया, आप बोलोगे सर जी हाँ आपने तो यथा बताया था, हाँ हाँ हाँ, उसमें अंतिक्रम में लगाना है पीछे, यानी कि कामम आगे आ जाएगा, अंतिक्रम में पीछे हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यथा के शब्द से पीछे कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो उसके पीछे वाला आप सामने लिख दीजिएगा और जो अंतिक्रम है उसको पीछे लिख दीजिएगा। ठीक है, अब अनु के बाद, अनु का मतलब होता है पश्चात। जैसे अनुहरि है तो अनुहरि यानी कि हरे है पश्चात, यानी कि हरि के बाद। ठीक है, हरे है पश्चात, तो यहाँ पे जो रे आया उसको आप थोड़ा याद कर लीजिए। अब देखो संस्कृत में ना
हर एक मात्रा के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, उस लॉजिक को पढ़ने के लिए बहुत सारा टाइम है। उससे अच्छा है आप याद कर लीजिए जो जो एग्जाम्पल आपके बुक में दिए है उसको, मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करोगे ना। अभी एग्जाम के आते आते बहुत बार प्रैक्टिस हो जाएगा, तब आपको रटा जाएगा। ठीक है, तो अनु आया तो अनु आपको ये याद रखना है कि वहाँ पे पश्चात विधायक। देखो आपको ना ये बन जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको सोचना तो पड़ेगा ना भाई कि क्या आएगा, तो वो क्या आएगा, कहाँ से आएगा, इसको याद करने से आएगा। वैसे ही अधि आया तो उसमें इति लगाना है। जैसे अधि हरि आया तो हरौ इति, मैंने बताया ना अभी हरौ आ गया, वहाँ हरे आ गया, बोल गया हरे हरौ हरे खेल रहे हो यार, आप मज़ा नहीं आ रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ भाई, संस्कृत को आपको एकदम डीप में भी नहीं बता सकता। तो प्र का मत प्र आया तो प्रति हो जाएगा। ठीक है, और जैसे नी आया तो अभाव, देखो नी मतलब अभाव। जैसे निर्जलम आया, ठीक है, तो क्या जलस्य अभाव, जल का अभाव। अगर निर्जलम आया तो मतलब कि जल नहीं है, बोल रहे हैं जल नहीं है, तो बोल रहा है कि जल का अभाव है। वही बोल रहा हूँ कि जल नहीं है, इसमें भी समझ आ रहा है जल नहीं है, लेकिन वो जल का अभाव है, मतलब उसको थोड़ा और ब्रीफ में बता दिया। वही क्या समास विग्रह, तो जलस्य अभाव आ जाएगा, यहाँ पे नी का अभाव आ जाएगा। उप आया तो क्या आ जाएगा, समीपम। ठीक है, उपनगरम आया तो नगरस्य समीपम, नगर के समीप। ठीक है, नगर के सामने, नगर के पास, समीप मतलब होता है पास। सा मतलब होता है युगपात। ठीक है, सा आया तो फिर आप यहाँ लिख दोगे क्या, युगपात। जैसे सचित्रेण आ जाएगा तो उसको क्या लिखोगे, चित्रेण युगपात। ठीक है, चित्रेण युगपात। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जो आपके क्या बोलते हैं, आपके जो ट्रिक है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या, आपका तत्पुरुष समास। ये आपके सामने जो पीछे लिखा हुआ है क्या है, ये आपका तत्पुरुष समास। देखो अब तत्पुरुष समास को समझते मतलब पढ़ते ही बच्चे लोग को लगेगा दादा समास कितना कठिन है। बाबू टेंशन मत लो, सिर्फ यही जो समास है ना दो, ये अव्ययी भाव और ये जो आपका तत्पुरुष, यही बस ज़्यादा डिफिकल्ट है। बाकी द्वंद्व द्विगु बहुब्रीहि कर्मधारय तो आप देख के बता दोगे और देख के उसको कर दोगे, बहुत ईजी है। तो पहले इसको समझ लो। देखो तत्पुरुष समास भाई आपको बता रहा हूँ 100% जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, बुक के सारे क्वेश्चन आपसे सब क्वेश्चन बनेंगे। तो पहले इसको समझ लेते हैं कैसे बनेगा। मैंने पहले से बना के नहीं लाया क्योंकि मुझे पता है इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, देखो ये पहले बात तो ये एक वचन के लिए यूज होता ही नहीं है। ठीक है, सीधा द्वितीय वचन से चालू होता है और सप्तमी में खत्म हो जाता है। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि तत्पुरुष समास में कितने जो है क्या होते हैं आपके, कितने भेद होते हैं। तो उसके कितने भेद होते हैं भाई, 6 भेद होते हैं। ठीक है, द्वितीय से लेके सप्तमी तक। देखो समझते हैं, द्वितीय जब भी आएगा ना, द्वितीय तो द्वितीय में हमेशा अम लग जाएगा, यानी द्वितीय आएगा तो हमेशा अम लग जाएगा। जैसे यहाँ पे ग्राम गता है तो आपके हिसाब से क्या आना चाहिए। देखो अब सेंस लगा के देखो, अगर हम किसी चीज़ को विग्रह करें तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का सेंस बनेगा तब ना जाके विग्रह करें। नहीं कुछ भी ला लो फोड़ दो अब अलग कर दो, ऐसे थोड़ी ना होगा। जैसे ग्राम गतः, गाँव को जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गांव अलग है और जाता है अलग है, इसलिए अम की मात्रा कहाँ पर लगाओगे आप, यहाँ पर, यानी कि ग्राम में लगाओगे, ग्रामम गतः। ठीक है, अब आप बोलोगे सर जी हमें पता कैसे चलेगा द्वितीय तृतीय, ये सिर्फ और सिर्फ आएगा किससे, प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस नहीं कुछ नहीं। ठीक है, तो ग्रामम गतः, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रामम गतः। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे तृतीय के लिखो, तृतीय में हमेशा एन आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो ज्ञानहीनः। अब मुझे बताओ ज्ञान से हीन है ना, तो ज्ञान और हीन दोनों अलग हो गए, तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा एन, यहाँ पे ज्ञानेन आएगा, ज्ञानेन हीनः आएगा, क्या आएगा, ज्ञानेन हीनः। जैसे यहाँ पे चतुर्थी में क्या आ जाएगा, आय, यहाँ पे क्या लिखा है, युप दारुः। ठीक है, अबे वो वाला दारू नहीं है, गलत मत समझो, युप दारुः। युप दारू का मतलब क्या है, देखो युप दारू, युप अलग हो गया, दारू अलग हो गया। मतलब अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है भाई, आपको मतलब यहाँ पे मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है, लेकिन इतना तो समझ आ रहा है कि युप और दारू में से, युप और दारू दोनों अलग है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, युपाय दारू हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा क्या, पंचमी, पंचमी में लग जाएगा आत। पंचमी ना अलगाव को बताता है, और 100% बता रहा हूँ इस साल ना, मतलब कोई क्वेश्चन आया या ना आया भाई, ये वाला क्वेश्चन हर साल पूछते हैं, ये वाला क्वेश्चन और ये ज्ञानेन, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे भाई, इसको मार्क लगा के रख लेना, और पेपर आए तो रट भी लेना, क्योंकि ये आता ही आता है, मतलब दोनों में से एक आएगा फिक्स है। ठीक है, इतना बता दिया, दोनों में से एक आएगा फिक्स है, किसी ना किसी सेट में तो आता है पक्का। तो पंचमी में क्या लग जाता है, आत लग जाता है। देखो अब वृक्ष पतिता, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, वृक्षात पतिता हो जाएगा, वृक्ष से, मतलब ऑब्वियस सी बात है, आपको दिमाग में ये रखना है जहाँ से अलग हो गया है वहाँ से तोड़ो। तो आप जितने बार इसको प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग में घुस जाएगा, हाँ वृक्ष वाले में ऐसे तोड़ना है, ये वाले में ऐसे फोड़ना है, ये सब करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने षष्ठी लिख दिया, यहाँ पे सप्तमी। ठीक है, षष्ठी देखो, षष्ठी में 3 चीज़ आते हैं,
एक आता है आम, याह और स्य। आम, याह और स्य। अब समझते हैं कैसे। देखो यहाँ पे देव भाषा आ रहा है। अब मुझे बताओ, देवों की भाषा आएगा, ठीक है। अब देवों की भाषा आएगा यानी कि यहाँ पे क्या गया, देवानाम भाषा। क्या आ जाएगा, देवानाम भाषा, ठीक है, देवानाम भाषा आ जाएगा। सूर्योदय, यहाँ पे समझ आ रहा है भाई, सूर्योदय आया है तो सूर्य से उदय, सूर्य का उदय होता है, सूर्य से उदय। इसको आप और अच्छे से समझिएगा। हमारे जो है आपके जब हम लोग शब्द रूप पढ़ रहे हैं ना, शब्द रूप, तो शब्द रूप में आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर आप शब्द रूप पढ़ चुके हैं तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, अगर आप शब्द रूप नहीं पढ़े तो आपको नहीं आएगा। टेंशन मतलब, उसका भी वीडियो बनेगा, ठीक है, उसका भी वीडियो अपलोडेड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देवानाम भाषा हो जाएगा, यहाँ पे सूर्य से उदया हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बनेगा। अब मैंने आपको भरा नहीं है ना, मैं चाहता तो यहाँ पे लिख देता देवानाम भाषा, सूर्य से उदया, ये सब चीज़ें लिख देता। नहीं, आपका काम है बाबू वहाँ पे भरना। आप अभी, क्योंकि मुझे पता है सब लोग मज़े के लिए वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद क्या होता है कुछ पता ही नहीं है, और कम से कम नोट्स में लिखे रहोगे, कुछ नहीं लिखेगा तो भरोगे तो इसलिए अच्छा है आप ही लोग भरना है इसको। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्या, दो जो है बहुत इंपॉर्टेंट, द्विगु और द्वंद्व समास। उसके ना कुछ सब पार्ट भी हैं। जैसे हम लोग ने, कई लोग अब 9th में पढ़ के आए होंगे भाई कि सिर्फ तत्पुरुष ही होता है, लेकिन तत्पुरुष के भी कुछ सब पार्ट होते हैं। जैसे हमने व्यंजन में देखा था ना, उसी व्यंजन संधि में देखा था, जस्तवा वगैरह होता है, सास्तवा वाला अलग हो जाता है। उसी तरीके से इसमें भी ना आपके कुछ और दो होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की चांस बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। एक तो आपका उधर से आता है यार, अरे गिने चुने को टॉपिक्स आते हैं। मैं जब आपको रिवीजन जब लास्ट मंथ में बताऊंगा ना आपको पूरी तरीके से, उस समय तक तो ये वीडियो हो जाएगा। जो लोग अभी लास्ट मंथ में मेरा वीडियो देख रहे होंगे उन लोग को तो भाई अभी तक वीडियो अपलोडेड भी होगा, तो उसको जाकर चेक कर लीजिएगा। तो वहाँ पर मैं आपको सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, वो मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं बन रहा है ना, अगर उतना भी करके जाते हो तो भाई गारंटी दे रहा हूँ 3 में से कम तो 2 बनेंगे। 3 में से कम में 2 बनेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा तो बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, उपपद तत्पुरुष क्या होता है। अच्छा देखो, कई बार हाँ, अगर आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा सर जी अगर ये आया और हमने ये लिखा तो हम उसका नाम क्या लिखेंगे, यानी कि तत्पुरुष लिखेंगे कि उपपद। तो आपको क्या लिखना है, उपपद, क्योंकि तत्पुरुष का ये पार्ट जरूर है लेकिन इसे अलग से पढ़ रहे हैं, इसलिए आप इसको अलग से ही लिखेंगे, ठीक है। तो उपपद तत्पुरुष हो जाएगा। देखो उपपद तत्पुरुष में बस कुछ नहीं है, 2 वर्ड ही है आपके बोरे बुक में। एक लास्ट में आपको दह लिखेगा और एक लास्ट में आपको करह लिखेगा। याद रखना, लास्ट में आपको दह दिखेगा और लास्ट में आपको करह, यही 2 वर्ड आपको दिखेंगे। अब जहाँ पर भी दह लिखा होगा ना वहाँ पे ददाती इति आ जाएगा, और जहाँ पे भी करह लिखा होगा वहाँ पे करोति इति आ जाएगा। जैसे देखो, धनम ददाती इति, धन देने वाला, दिनम करोति इति, ठीक है। क्या होता है भगवान जाने, दिन करा मतलब दिनम करोति इति, ठीक है। मतलब कुछ नहीं, टिप्स एंड ट्रिक यही है कि लास्ट में करा आया तो करोति इति आ जाएगा, और लास्ट में दह आया तो ददाती थी। मुझे भाई आप ऑब्वियस बात कर रहा हूँ, मुझे पेपर के ना 2-4 दिन पहले पता था ये भी हम लोग के सिलेबस में है। हाँ छोटा ये लुका छुपी करता है बहुत, मेरे को लगा था बस उतना ही पढ़ना हो गया, पता चला यही है नवा चीज़ यहाँ पे। और एक होता है नहीं है तत्पुरुष समास, नहीं है तत्पुरुष, नहीं है मतलब तत्पुरुष है लेकिन उसमें नहीं है। जैसे स्वस्थ नहीं है, अस्वस्था, तो इसको क्या लिखोगे, न स्वस्थ, स्वस्थ नहीं है। अब आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कि अनर्थक क्या होगा, मुझे बता दीजिए। और जो होमवर्क करेगा देख लेना, उसका नंबर बहुत अच्छा आएगा। मैं भगवान से एकदम दुआ मांगता हूँ, लेकिन जो नहीं करेगा ना चोटा जा सिरा जा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्या, द्विगु और द्वंद्व समास क्या है, और 2 आएंगे, इसके बाद और 2 है, उसके बाद फिर आपका समास कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर द्विगु समास तो एकदम सरल है, आया मतलब फोकट में नंबर मिल रहा है, फोकट में नंबर मिला। क्यों, क्योंकि भाई सीधा दिखता है तो सटीक दिखता है, नंबर और संख्या इसके सामने होता है। जैसे 3 होता है, चतुर होता है, पंच लिखा होगा, 60 लिखा होगा, लेकिन सामने नंबर लिखा होगा। इसको तोड़ना कैसे है, त्रयाणाम लोकानाम समाहारा, 3 लोगों का समूह, चतुर्नाम युगनाम समाहारा, मतलब वही नाम लिखो और लास्ट में समाहारा लिख दो। जैसे पंचम वटम ऐसी कुछ लिखे रहेगा तो उसको क्या लिखोगे, पंचानाम वटानाम समाहारा, मतलब नाम लिखना और लास्ट में समाहारा लिख देना। वैसे ही द्वंद्व रिलेशन होता है, द्वंद्व समास, इसमें रिलेशन देता है। जैसे पिता का पुत्र से दिया होगा, बालिका का बालिका से दिया होगा, या फिर क्या बोलते हैं, जैसे बकरी का बकरा से दिया होगा। जैसे अजाचा अजीचा जो है रहता है ना आपका, अजाचा अजस्चा, वो अजा वाला, तो अजा मतलब क्या होता है, आप पढ़े होगे वो एक तो भेड़िया वाला जो रहता है ना, सियार वाला कहानी, उसमें पढ़े होगे क्या बोलते हैं अजा, ठीक है।
तो वो अजा क्या होता है, बकरी होता है या बकरा, तो उसके बीच रिलेशन, कुल मिला के रिलेशन दिखाता है। जैसे पिता पुत्रो, यानी कि पिता का पुत्र के साथ, यानी पिता च पुत्रश्च, पिता और पुत्र। बालका यानी कि बालिका च बालकश्च। वैसे ही मतलब आपको देख के समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो पिता च पुत्रश्च, ऐसे दिख रहा है भाई पिता पुत्र के बीच में रिलेशन। यहाँ पे भी जैसे मात्रा लिखा होगा, ठीक है, माता च पिता च, मात्रा यानी कि माता और पिता के बीच में रिलेशन, किसी के बीच में भी रिलेशन होगा, द्वंद्व समाज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट 2 समास के ऊपर बढ़ते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्या, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास के साथ। पीछे 2 लास्ट आपके जो हैं क्या बचे हैं समास। देखो यहाँ पर समझिए 2 प्रकार के समास बचे हैं अभी हमारे, कर्मधारय और बहुव्रीहि। देखो कर्मधारय में बेसिकली आपको समझना ये है, उसमें कुछ ना कुछ विशेषता बताई होगी किसी न किसी चीज़ की, ठीक है। और बहुव्रीहि में ज़्यादातर भगवान की विशेषता बताई जाती है। बस ये आपको समझ गया ना, तो आप दोनों में अंतर समझ लोगे। देखो कर्मधारय समास में ना जब भी देगा तो जोड़ कर देगा और उसे अलग करने बोलेगा। मतलब ये दिक्कत तो आपकी खत्म हो गई कि अगर मान लो यहाँ पे नीलम गगनम दिया हुआ है तो सर जी इसको हम लोग को जोड़ना है कि तोड़ना है। वैसे खैर क्वेश्चन में लिख के आया रहता है, लेकिन कई बार लोग ज़्यादा हड़बड़ी के चक्कर में क्वेश्चन नहीं पढ़ते। तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि अगर यहाँ पर नीलम गगनम लिखा है, ठीक है, और ये नील गगनम लिखा है, तो मुझे ये बता दीजिए आप में से कितने लोग ये सोचते हैं कि ये विग्रह पद है और ये क्या बोलते हैं बिना विग्रह का पद है। तो जितने लोग यही सोचते हैं वो लोग सही सोचते हैं, ठीक है, कि ये बिना विग्रह का है और ये विग्रह क्या है। मतलब नीलम गगनम, नीला नीला गगन है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, नीला है जो गगन, यानी कि नीलम गगनम। जैसे महाज्ञानी तो महान ज्ञानी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आपको समझना है और तोड़ना है। अब इसके हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो उसमें हम लोग करीब करीब आपके बुक के बोल सकते हैं ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन को पार्ट कवर कर लेंगे, जिसमें से आपके करीब करीब लमसम 30 से 40 क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अभी खैर आप लोग पहले कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिए, खुद प्रैक्टिस करके आइएगा, उसके बाद फिर उस वीडियो को देखिएगा, उससे आपको बहुत अच्छे क्लियर हो जाएगा। उसमें मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक क्या क्या इंपॉर्टेंट है सब में, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या बहुव्रीहि, कर्मधारय में समझ आएगा, विशेषता बताएगा, ठीक है। अब बहुव्रीहि, बहुव्रीहि तो एकदम आसान, आपको देखना और समझना है वैसे। यहाँ पर बहुव्रीहि जो है भगवान से रिलेशन रखता है, मतलब कुछ ना कुछ रिलेटेड रहेगा। जैसे नोट का पॉइंट पहले समझो, नोट के पॉइंट में ये लिखा है स्त्री पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, इसमें 3 चीजें होती है। देखो पहले समझिए, मैंने यहाँ पे लिखा दिगंबरा। अब देखो दिक अम्बरम यस्य सा, ठीक है, जो दिक अम्बरम यस्य सा, श्वेतांबरा श्वेतम अम्बरम यस्यासा। अब यहाँ पे मैंने यस्यासा क्यों यूज़ किया, वहाँ पे यस्यासा क्यों यूज़ किया, तो पहले ये समझो इसका मतलब क्या है। श्वेत अम्बरम यस्यासा, ठीक है, श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, यानी कि श्वेत वस्त्र कौन पहनता है, सरस्वती जी, ठीक है। तो सरस्वती क्या हो गया, सरस्वती जी क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। तो स्त्रीलिंग के लिए हमेशा क्या यूज होगा, यस्यासा, यानी कि यहाँ पे स्त्रीलिंग के लिए क्या हो गया, यस्यासा। लेकिन दिग अम्बरम यस्यासा, ठीक है, यानी कि दिन मतलब जो चंद्रमा पर जिसका कब्जा है, चंद्रमा जिसके सिर पर है, कि कौन है वो तो शंकर भगवान है। तो शिव जी जो है, शिव जी के सर पर है, तो उसको हम लोग, वो तो पुल्लिंग हो गया ना, तो पुल्लिंग में क्या यूज़ करेंगे, यश जैसा, इसलिए यश जैसा। लेकिन अगर कई बार नपुंसक लिंग आ जाता है, तो नपुंसक लिंग में आप क्या यूज़ करोगे, यशिमन तत्। तो यशिमन तत् आप याद रखिए, और आप इससे रिलेटेड पूरे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। आपने बुक में से ही आएगा, टेंशन मत लो, बुक में से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और फिर भाई हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, समास इतना हलवा चीज़ नहीं है, यहाँ पे एक बार में भी समझ नहीं आता है। और जो मैंने ट्रिक बताया है, जो चीज़ मैंने टिप्स बताई है, किस चीज़ से रिलेटेड होता है, अभी आप इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप इससे टाल देंगे तो फिर आप पेपर में 3 नंबर भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि 3 नंबर का सटीक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों क्या आपका पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।